There are two bags, bag A and bag B. Bag A contains 5 red and 6 black balls. Bag B contains 7 red and 5 black balls. One bag is selected and then drawing a ball. एक बैग सेलेक्ट किया गया फिर बॉल ड्रॉ किया गया. Find the probability that the ball drawn is red ball. ठीक. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. जब भी आपसे अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें एक बैग था, उसी के अंदर से हम लोग बॉल निकालते हैं. अभी हमारे पास 2 बैग आ गया. ठीक है. अब हो जाएगा हमारे पास, देखिए बहुत ध्यान से, एक बैग हम लोग इस तरह बना लेंगे, बैग ए और बैग. हाँ देखो भाई. ओके. अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ. यहाँ क्या है क्वेश्चन मैं पूरा क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ. ठीक है. क्या है, A and B appears for an interview for 2 vacancies in a company. The probability of A selection is 1/5 and that of B selection is 1/6. What is the probability that number 1 point both of them selected, number 2 point only one of them selected, and number 3 is none of them selected. अब देखिए क्वेश्चन जो है इसमें A और B एक इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो उनके इंडिविजुअल इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा. मान लीजिए आप अगर कोई एग्जाम देते हैं तो आप अपना एग्जाम आपका सबका अपना इंडिविजुअल आपने पढ़ाई किया होगा, तो रिजल्ट आपके इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा. आपका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि हम जो रिजल्ट मिलता है वो डिपेंडेंट हो सकता है कि ए वाले का अगर नंबर 50 आएगा तो बी वाले का उससे कम आ जाएगा. ऐसा नहीं होगा. सबका अपना इंडिविजुअल इवेंट है. जब सबका अपना इंडिविजुअल इवेंट होगा तो इसे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं. अब इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी है तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी. यानी यहां पर क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी. उसमें भी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी, इंटू कर देंगे, इंटू नहीं तो ये हमें कंबाइंड कर. अब मान लीजिए मेरे पास ए और बी है, अपीयर फॉर इंटरव्यू, 2 लोगों ने अपीयर किया, तो क्वेश्चन मेरा है बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी दी गई है पी ए की, वो कितनी दी गई है, 1/5. भाई 5 बार में एक बार ए इंटरव्यू में सेलेक्ट करता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है. तो बताइए पी ए नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5. अगर 5 बार में एक बार सिलेक्ट होता है तो 4 बार सिलेक्ट नहीं होता है. दूसरा बी, पी बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है आपके पास, ये है आपके पास 1/6, तो पी बी नॉट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/6. ये हमें नॉट का मिलेगा. अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड, यानी दोनों सिलेक्ट हो गए. इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का सिलेक्शन मतलब इसका भी होना है और इसका भी होना है, दोनों के सिलेक्शन होना है. और 2 वैकेंसी है इसलिए 2. अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में 2 वैकेंसीज नहीं बोलता, अगर इस क्वेश्चन में 2 वैकेंसीज नहीं बोलता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता, बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड नहीं होते, क्योंकि 2 वैकेंसी अगर होगी तभी तो दोनों लोग सिलेक्ट हो गए. अब इंपॉर्टेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटू पी बी. तो पी ए की वैल्यू है 1/5 और इंटू 1/6, द आंसर है 1/30. यानी दोनों के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/30. अब आता है दूसरा पॉइंट है ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, कोई एक सिलेक्ट हो जाए. तो ये क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है. अगर सुनिए, अगर ए सेलेक्ट होता है तो बी सेलेक्ट नहीं होगा. यार दोनों लोग इंटरव्यू दिए होंगे तो दोनों की कंबाइंड में क्या हुआ होगा, ए सेलेक्ट हो गया होगा और बी सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, तो कोई एक ही सेलेक्ट हुआ. और क्या हो सकता है, या और क्या हो सकता है, ए सेलेक्ट
नहीं होगा, इंटरसेक्शन बी सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग सब करते हैं, इसका मतलब ए सेलेक्ट होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी सेलेक्ट होगा। तो ए इसका फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी। ठीक है, अब पी ए की वैल्यू कितनी है? पी ए की वैल्यू है हमारे पास 1/5 और पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है? पी बी नॉट की वैल्यू है 5/6। क्यों? पी बी नॉट की वैल्यू अगला क्या हो जाएगा? क्यों? पी ए नॉट की वैल्यू है 4 पी ए इंटू पी बी नॉट। तो पी ए हमारे पास है 1/5, पी बी नॉट की वैल्यू है 5/6। अगला पी ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5 और पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। अगर आप देखोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 9/30। सो द आंसर इज 3/10। 3/10 हो जाएगा। ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। अब मुझे क्या निकालना है? तीसरा। क्या तीसरा? नन ऑफ देम सिलेक्टेड, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो मेरा बनेगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए नॉट? पी ए नॉट हो जाएगा 4/5 और पी बी नॉट कितना हो जाएगा? 5/6। सो मेरा आंसर आएगा 2/3। सो मेरा तीसरा पार्ट आ जाएगा नन ऑफ देम सिलेक्टेड। ठीक है, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आपसे कहता, मान लीजिए अगर ए और बी है, ओनली वन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड है, कहता ओनली, अगर मैं कहता केवल ए सेलेक्ट हो, ओनली वन ऑफ देम की जगह पर क्या पूछता? केवल ए सेलेक्ट हो, ओनली वन ऑफ देम, तब हम क्या करते हैं? इसको नहीं लिखते, ए का सिलेक्शन है। लेकिन यहां वन ऑफ देम सेलेक्ट का मतलब हो गया कोई एक, या तो ए होगा या तो बी नहीं होगा या तो बी। तो ये तीन केसेस हैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, इक्वल टू ए इंटू ए बी है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट यहां पर भी मैं बात करता हूं, पहले वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। पहले वाला क्वेश्चन आपके पास है, मैं पहला वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी इन 90% ऑफ द केसेस। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। क्वेश्चन बोला गया है कि ए जो है वो किसी भी, मतलब कोई भी केस, कोई भी बात बोलता है तो 60% वो सच बोलता है और बी जो है वो 90% सच बोलता है। ए कितना परसेंट सच बोलता है? 60% किसी भी केसेस के लिए, और 90% वो सच बोलता है बी। इसका मतलब अगर 60% सच बोलता होगा तो 40% वो झूठ बोलता है, और बी जो है वो 90% सच बोलता होगा तो 10% वो जो है झूठ बोलता होगा। अब किसी बात को लेकर कोई एक सेम बात, सेम फैक्ट, अलग अलग फैक्ट नहीं, एक ही बात है, कोई एक सेम फैक्ट पर तर्क हो रहा है, तो कितने परसेंटेज ऐसा होगा कि दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि वो अपना इवेंट अलग बोलेगा, ये अपना इवेंट अलग। ठीक, अब आप देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। पी ए, तो मेरे पास हो सकता है 60/100। तो बताइए पी ए नॉट मेरे लिए हो जाएगा 40/100। अब बात करते हैं, अगर पी बी की बात करते हैं तो 90/100 और पी बी नॉट की बात करते हैं तो हो जाएगा 10/100। अब दोनों के बीच में विरोध तभी हो सकता है जब किसी फैक्ट को लेके बात होगा तो एक जो है झूठ बोलेगा और दूसरा सच बोलेगा, या एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, तभी दोनों के बीच, अगर दोनों ही सच बोलेंगे या दोनों ही झूठ बोलेंगे तो कभी विरोध नहीं होगा। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कब होगा? कॉन्ट्रडिक्ट तब होगा जब पी ए यानी सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या पी ए झूठ बोलेगा या पी बी सच बोलेगा। क्यों? सही है। अब आप देखिए, अगर ये केसेस होंगे तो ही कॉन्ट्रडिक्ट होगा। ठीक, ए तो इसका मतलब पी ए इंटू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी। ठीक है, चलिए पी ए की वैल्यू कितनी है? 60/100 इंटू पी बी नॉट कितनी है? 90/100। पी ए नॉट कितना है? पी बी नॉट है 10/100, सॉरी पी बी है 10/100। पी ए नॉट कितनी है? 40/100। पी बी कितनी है?
90/100। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 600 प्लस 3600 क्यों अपॉन ये हो जाएगा 100 इंटू 100 ऐसे तो यही आएगा सेम क्यों। तो इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा 3600 प्लस 600 कितना आ जाएगा 4200 अपॉन 100 इंटू 100 दो जीरो कैंसिल तो 42 अपॉन 100 मींस 42%। तो 42% क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा है। ठीक कोई प्रॉब्लम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट जो अलग अलग इंडिविजुअल में कॉन्ट्रडिक्ट होगा। अब हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझ लो फिर उसके बाद फिर उतार लेना। ठीक है पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखो। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक क्वेश्चन 3 स्टूडेंट को दिया गया प्रॉब्लम दिया गया ऑफ सेलेक्टिंग 8 sorry 3 स्टूडेंट whose chances of ये सेलेक्टिंग नहीं होगा यहां पर सॉल्विंग होगा। whose chances of solving it are 1/3 2/7 3/8 what is the probability that the problem will be solved। अब ध्यान समझो बेटा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट को दिया गया है। कितने स्टूडेंट को दिया गया है 3 A B C और कह रहा है कि A का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है 3 बार में 1 बार सही करता है। B का प्रोबेबिलिटी है 60 बार में 2 बार करता है और C का है वो 8 बार में 3 बार करता है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये नहीं कह रहा है कि एक सॉल्व करे ये नहीं कह रहा है कि बी सॉल्व करे बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व का केसेस क्या हो सकता है या तो ए सॉल्व करेगा ध्यान दीजिएगा और इंटरसेक्शन बी नहीं कर पाएगा सी नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ना। और क्या हो सकता है या तो ए सॉल्व करेगा ए नहीं करेगा बी सॉल्व कर लेगा और सी भी नहीं करेगा तो बी ने सॉल्व किया। और क्या हो सकता है ए नहीं कर पाएगा बी नहीं कर पाएगा या सी कर लेगा। और क्या हो सकता है ए कर लेगा बी कर लेगा सी नहीं कर पाएगा। और क्या हो सकता है ए कर लेगा सी कर लेगा और बी नहीं कर पाएगा। क्यों सही है ऐसे। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ एक ने किया फिर दो ने किया फिर ऐसा होगा तो टोटल 1 2 3 और 7 केस बनेंगे। अरे भाई ए ने कर लेगा बी सी नहीं कर पाएगा फिर बी कर लेगा ए सी नहीं कर फिर आगे आ जाएगा ए बी कर लेगा। सवाल तो हो रहा है ना पर हम इतना केस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे हम तीनों के ना निकालने का निकाल देंगे। यानी हम क्वेश्चन करेंगे कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट तीनों कर ही नहीं पाए। और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से घटा देंगे तो किसी ना किसी ने प्रोबेबिलिटी होगा नहीं तो मैं उस 7 केस में भी आंसर वही होगा और एक केस में भी आंसर है। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट। व्हाट इज द 1 माइनस पी ए नॉट पी ए नॉट। अब यहां पर हमें सब वैल्यू निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज द पी ए नॉट पी ए नॉट हमारे पास है 1/3। इसका मतलब पी ए कितनी है पी ए की वैल्यू है 1/3 तो पी ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2/3। क्यों सही है। और बताइए पी बी की वैल्यू कितनी है पी बी की वैल्यू है 2/7 तो पी बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 5/7 और पी सी की वैल्यू कितनी है 3/8 तो पी सी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/8। हमें क्या निकालना है 1 माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ए नॉट 2/3 पी बी नॉट 5/7 इंटू 5/8। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1 माइनस ये आ जाएगा आई थिंक ये आ जाएगा 2 4 8 और ये हो जाएगा 25 अपॉन 7 3 21 इंटू 4 84 एलसीएम 84 माइनस 25 तो ये हो जाएगा 59 अपॉन 84 एंड दिस इज द आंसर।
तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग इंडिपेंडेंट टर्म्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां हमें ये फायदेमंद होगा कि हम नॉट निकाल कर माइनस कर लेंगे। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, 3 क्रिटिक्स रिव्यू अ बुक। 3 क्रिटिक्स हैं जो बुक्स को रिव्यू बताते हैं क्या कैसा बुक है, अच्छा है खराब है। फॉर 3 क्रिटिक्स द ऑड्स इन फेवर, मैंने उसमें बताया था ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर मतलब अच्छे के लिए बोला गया, फेवर मतलब उसके लिए। ऑड्स इन फेवर पहले वाला ऑफ द बुक्स इज 5:2। इसका मतलब ऑड्स इन फेवर का मतलब हो गया फेवर के लिए 5 है, अगेंस्ट के लिए 2 है। पहली वाली अगर फेवर बोली जा रही है तो पहली वाली फेवर मानी जा रही है, दूसरी वाली अगेंस्ट मानी जा रही है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऑड्स इन अगेंस्ट बोलता तो पहली वाली अगेंस्ट हो जाती, दूसरी वाली फेवर, पहली वाली ही होगी। ठीक है, इसका मतलब फेवर में 5:2, दूसरे वाले का 4:3, तीसरे वाले का 3:4 रिस्पेक्टिवली। तो बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजॉरिटी इज फेवर इन द बुक्स, यानी बुक्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए फेवर में। तो मेजॉरिटी कब हो सकता है? तब हो सकता है जब ए और बी फेवर में बोलेंगे, सी फेवर में नहीं बोलेगा तो मेजॉरिटी आएगा, या ए और सी फेवर में बोलेंगे, बी फेवर में नहीं बोलेगा तो मेजॉरिटी आएगा। और क्या हो सकता है, ए और सी फेवर में बोलेंगे, बी नहीं। इस तरीके से दो लोग फेवर में बोलेंगे, एक फेवर में नहीं बोलेगा। ध्यान समझिएगा। और क्या हो सकता है जब तीनों लोग फेवर में बोलेंगे, क्या हो सकता है, तीनों लोग फेवर में। अब देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात तो पी ए की प्रोबेबिलिटी हमने ए मान लिया। लेट द, यहां पर 3 क्रिटिक्स जो है वो आपके पास हो गए ए, बी एंड सी। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/7। देखो बहुत ध्यान से, ये ए की फेवर की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/7, क्योंकि ऑड्स इन फेवर है। ऑड्स इन फेवर में बार बार बोल रहा हूं, पहली वाली 5 होगी जो फेवर में होगी, और टोटल 7 हो जाएगी। तो बताइए पी बी क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा 4/7, और पी सी क्या हो जाएगा 3/7। Then what is PA0? तो PA0 हो जाएगा 2/7, PB0 क्या हो जाएगा 3/7, PC0 क्या हो जाएगा, PC0 हो जाएगा 4/7। ये फेवर का या अगेंस्ट का आ गया, समझ में आ गया? अच्छा, अब आप देखिए क्या बोला गया है कि भाई ये जो है मेजॉरिटी में होनी चाहिए। तो मेजॉरिटी में कब हो सकता है, मेजॉरिटी तब होगा जब दो लोग फेवर में करेंगे और तीनों लोग फेवर में करेंगे। यानी मेजॉरिटी का केस हो सकता है ए फेवर में बोलेगा, बी फेवर में बोलेगा, और सी फेवर में नहीं बोलेगा, तभी तो आएगा। और क्या हो सकता है, ए फेवर में नहीं बोलेगा, बी फेवर में बोलेगा, और सी फेवर में बोलेगा। और क्या हो सकता है, ए फेवर में बोलेगा, बी नहीं बोलेगा, और सी बोलेगा। और तीसरा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तीनों फेवर में बोलेंगे, तभी तो मेजॉरिटी होगी। चलिए सॉल्व कर देते हैं। पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी नॉट, नेक्स्ट पी ए नॉट इंटू पी बी इंटू पी सी, पी ए इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी, और नेक्स्ट पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। वैल्यू रख देते हैं पी ए की वैल्यू 5/7, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी बी 4/7, व्हाट इज पी सी नॉट 4/7, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा पी ए नॉट 2/7, पी बी 4/7, पी सी 3/7, पी ए हो जाएगा 5/7, पी बी नॉट 3/7, पी सी 3/7, प्लस पी ए 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7। वैल्यू सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है तीनों के साथ साथ एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 343। अच्छा ऊपर क्या आता है, ऊपर देख लेते हैं। ये ऊपर कितना आ जाएगा, ऐसे 5 4 20, 20 इंटू 4 80/343 प्लस
ये कितना आ जाएगा 4 3 24 अपॉन 343, नेक्स्ट 5 3 15 3 45 अपॉन 343, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 60 अपॉन 343, टोटल जोड़ लेते हैं 80 प्लस 60 हो जाएगा 140 प्लस ये 45 प्लस 24 209, यस 209, तो 209 अपॉन 343 एंड दिस इज द आंसर। तो ये हो गया क्रिटिक्स का आंसर। इस तरीके से हम लोग, अब इसमें आपके मेजॉरिटी पूछ गया, तो बेसिकली ये क्या हुआ, एटलीस्ट 2% फेवर में बोलेंगे। और मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता इस क्वेश्चन में चेंज कर देता कि भाई मेजॉरिटी इन फेवर ना हो, इन अगेंस्ट में हो, मेजॉरिटी अगेंस्ट में हो, तो मैं क्या करता, मैं फेवर निकाल कर 1 में से माइनस कर सकता हूं, और या मैं क्या कर सकता, वो 3 केस बना सकता था, ए और बी मेजर एक का निकाल देते, तीनों जोड़ दो, बात तो एक ही आएगी, उसमें से या तो ये निकाल, तो उस केस, तो मैं यूज ये नहीं करता, मैं यूज वो वाला करता हूं, 3 केस बनाने पड़ते, इसमें तो मुझे 4 बनाने पड़ेंगे, उसमें 3 में काम हो जाएगा, नहीं समझे? तो मेजॉरिटी इन फेवर के अगेंस्ट करते हैं, तो अगेंस्ट में क्या है। अच्छा, मैं आपको ये देखिए क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को समझिए और इसकी प्रैक्टिकल चीज भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत ध्यान से, A and B throws the coin alternately till one of them gets head and wins the game. What is the probability of their winning if A starts first? अब आप समझो, ध्यान समझना है, यहां पर A है और B है, 2 लोग हैं और दोनों के बीच में मैच हो रहा है, A और B। चाल पहले ये चल रहा है और कॉइन पे मैच हो रहा है, ए ने पहले कॉइन टॉस किया, बी को मिलेगा, बी के बाद ऐसे ऑल्टरनेटली है, जिसका पहले हेड आ जाएगा मैच वो जीत जाएगा, जिसका पहले हेड आ जाएगा मैच वो जीत जाएगा। ये तो हमें ये बताना है कि दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ए स्टार्ट करता है पहले। अब आप सोचो इस क्वेश्चन में हमेशा अगर हम 3 मैच का मैच करते हैं, 3 हमेशा 3 में निर्णय, आप कोई भी मैच में होता है तो 3 का होगा, 5 का होगा, 7, तो उसमें रिजल्ट निकलता है। अगर 2 होगा तो 2 इससे 4 अगर होगा 2 ये जीत जाएगा, 2 ये तो ड्रॉ हो सकता है, लेकिन 3 और 5 में ऑड नंबर में रिजल्ट मिलता है। तो मान लेते हैं अगर 3 मैच होता है, 3 मैच का हम लोग गेम खेलते हैं, 3 बार कॉइन होगा, और अगर ए स्टार्ट करता है तो मान लीजिए ए ने चांस फेंका और ए का हेड नहीं आया, मान लेते हैं 3 मैच होना है, तो ए को अभी मालूम है कि मुझे एक चांस और मिलने वाला है, क्योंकि चाल ए चल रहा है, पहले 3 मैच का होगा, अगर ए ने पहले चाल चला, अब उसके बाद बी को मिलेगा, बी ने कॉइन टॉस किया, अगर मान लीजिए बी का नहीं आया तो फिर ए को मिलेगा, क्योंकि 3 ही है, 3 चांस में बी को एक ही बार मिलेगा, लेकिन ए को 2 बार मिलेगा, इसका मतलब ए के जीतने की संभावना बढ़ेगी। जो चाल पहले चलेगा अगर ऑड नंबर है तो उसकी जीतने की संभावना, क्योंकि 3 मैच ही होना, 3 बार कॉइन टॉस करना, अगर मैं बात करता हूं 5 बार करूंगा तब भी ए के जीतने की संभावना बढ़ेगी। ये प्रूव कर दूंगा मैं यहां से फॉर्मूले से, ठीक है, कि ये भैया कैसे हो रही है, ठीक, आप देखो सुनो। अब ए और बी मैच किसमें हो रहा है, कॉइन पे, तो कॉइन पे जो मैच हो रहा है उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अब आप देखिए मैच 2 लोग खेल रहे हैं, ए और बी का अपना अपना इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए ने टॉस किया, उसने किस तरीके से टॉस किया, हाथ ऐसे उठाया, कैसे किया, वो तो उसके भाग्य में है कि क्या गिरने वाला है। फिर बी उठा के टॉस करेगा, कैसे किया बी के, तो ए का अपना इंडिपेंडेंट वर्क है, बी का अपना, दोनों का जब रिजल्ट, अब आप देखिए ए ने चांस किया, अब जब दोनों का गेम कंप्लीट हो जाएगा तो मैच माना जाएगा, तभी तो कंबाइंड होगा। मैच माना जाएगा कब, जब एच और टी का इंटरसेक्शन होगा, है ना। अब मान लीजिए ए ने टॉस किया और हेड आ गया ए का, चांस मिला ही नहीं उसको, लेकिन चांस माना जाएगा उसका, क्योंकि दोनों का कंबाइंड वर्क हुआ। ये तो इत्तेफाक है कि बी को नहीं मिला चांस, ए को मिल गया, मैच खत्म हो गया, मैच माना जाएगा क्योंकि ए को चांस नहीं मिला। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ए ने किया, ए का टेल आ गया, बी को मिला, बी ने हेड आ गया, आगे दोनों का हुआ कि नहीं हुआ, दोनों, लेकिन हम कंबाइंड वर्क करेंगे। अब हमें बताना है कि ए जीतेगा और बी, दोनों के जीतने की संभावना पे बतानी है। तो मान लेते हैं एक मैच हुआ होगा और ए जीता है, लेट ए विंस,
ए इस मैच को जीता है, तो ए मैच कैसे जीता होगा? अब सुनिए, ए ने टॉस, क्योंकि पहले ए चल रहा है, ए ने टॉस किया और एक हेड आ गया, मैच खत्म, बी को चांस नहीं मिला। ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। अब अगले केस में ए कब जीतेगा? ए को मैच जीतना है, तो ए ने कॉइन को टॉस किया, ए का आ गया टेल, ए अभी अगला बी मिलेगा, बी का भी टेल आना चाहिए क्योंकि मैच ए जीता है। मान लेते मैच है, तो फिर उसके बाद ए को चांस मिलेगा, फिर ए का हेड आ गया, यानी जब जब ए को चांस मिलेगा तभी तभी ए जीतेगा। अरे ए को कब कब मिलेगा? पहले पोजीशन में मिलेगा, तीसरे पोजीशन में मिलेगा, पांचवें में मिलेगा। मान लिया पांचवें में, तो सातवें में जीता होगा, सातवें में नहीं जीता होगा तो नौवें में जीता होगा। अरे हर ऑड नंबर में मिलेगा उसको, जब जब ए को चांस मिले। लेकिन ये इनफाइनाइट हो सकता है। अब ए और बी दोनों टॉस कर रहे हैं, किसी का हेड आ ही नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है, हजारों बार हो चुका है, किसी का नहीं आ रहा, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है क्या हो सकता है, वो जरूरी है। तो मान लेते ए जीतता है, तो ए का हेड आ गया, मैच खत्म। ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये कंबाइंड वर्क है। अगला, अब अगला कंबाइंड होगा क्योंकि अब तो चाल चीजें मिली होगी ए को। अब ए का चाल चला, ए ने, ए का हेड आ गया, बी को चांस मिलेगी, माना तो दोनों लोगों का मैच की, तो मैच एक ही माना जाएगा ना, एक मैच माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बी को नहीं मिला। अगला क्या हो सकता है? अगला ए का टेल, बी का टेल और फिर ए का हेड। भाई तीसरे केस में जीता होगा, तभी तो ए जीता होगा। और क्या हो सकता है अगर ये भी नहीं हुआ होगा? और क्या हो सकता है? इसका टेल, फिर इसका टेल, फिर ए का टेल, फिर बी का टेल और फिर हेड, और ऐसे ये चलेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। दोनों लोग चले जा रहे हैं, इसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं हो सकता है कि 8वें पोजीशन में जाके एक जीत जाएगा, ऐसा कभी कोई बता नहीं सकता है कि नहीं? अब हम निकालते हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 पे क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 1/2, 1 2 3 4 5। क्यों? अरे भाई सब इंटू होगा कि नहीं होगा? 1/2 इंटू 1/2 इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 1/2 तीनों में है, हारने वाले भी 1/2 है। तो अब आप देखो ये इनफाइनाइट सीरीज का जीपी बना है। ये इनफाइनाइट सीरीज एक फॉर्मूला होता है S इनफाइनाइट, अगर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जीपी में फॉर्मूला होता है 1A/1 - R। इनफाइनाइट सीरीज जीपी का क्या होता है? जो घटते क्रम में जाता है। कोई भी वैल्यू का अंत पता है कि इसका अंत होने वाला है, लेकिन कितने नंबर पे अंत होगा ये नहीं मालूम है। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। देखो छोटा होता जा रहा है, वैल्यू छोटी है, लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि 0 पे पहुंच जाएगा। कब 0 पे पहुंचेगा ये नहीं मालूम है, पर पहुंचेगा जरूर। जिसका अंत मालूम होता है उसका जोड़ा जा सकता है, उसकी वैल्यू जुड़ी जा सकती है। उसी तरीके से इसका भी अंत मालूम है, कोई ना कोई तो जीतने वाला होगा और कभी ना कभी तो जीतेगा, है कि नहीं? भले कितना दिन लगे, लेकिन जीत तो किसी ना किसी की एक बार ना किसी का तो हेड है, तो इसका अंत होने वाला है, लेकिन कब होगा ये नहीं मालूम है। चलिए प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला से इनफिनिटी ए क्या होगा? आपको मालूम है ए होता है फर्स्ट टर्म और आर होता है इसमें से कॉमन डिफरेंस। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, 1/2 क्यूब डिवाइडेड बाय 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर। सो वी हैव 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, 1/2 अपॉन 3/4, सो 1/2 इंटू 4/3, तो आंसर इज 2/3। अब 2/3 अगर ए की, तो यानी ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/3। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? मैंने आपसे कहा था ना अगर 3 मैच होगा तो ए को 2 चांस मिलेगा, तो ए के जीतने की संभावना 2/3 है, बता देंगे ना, और बी की 1/3। 3 मैच में अगर 3 गेम हो रहा है तो ए को 2 चांस मिलेगा क्योंकि ए पहले चल रहा है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से हम लोग जीत सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं। दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई ए की और बी की। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हम ए स्टार्ट ना करा के बी को स्टार्ट कराते, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या मिलती? 2/3 मिल जाती। जो पहले चाल चलेगा उसकी 2/3 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ए एंड बी थ्रोज अ डाइस। अब पहले कॉइन था, अब डाइस हो गया। A and B throws a dice alternately till one of them gets 6 and wins the game. What is the probability of their winning if A starts first? अब हम डाइस फेंक रहे हैं, इसका मतलब जिसका पहले 6 आ जाएगा वो मैच जीत जाएगा। यहाँ पर डाइस की बात हो गई, पहले कॉइन की बात हो गई।
अब पॉइंट ऑफ डाइस में कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जो उसका हारने वाला भी केस होगा वो पहले वाले कॉइन में 1/2 था, और लेकिन यहाँ पर हारने वाले का केस बस चेंज होगा। अब मतलब इसका मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। और लेट हम मान लेते, फिर इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे, लेट ए विन्स, मान लेते ए जीतता है इस मैच में, ए जीतता और पहले ए चलता है, तो क्या हो सकता है, डाइस फेंका तो इसका मतलब पहले 6 आ गया उसका, तो क्या हो सकता है, इसका मतलब 6 आ गया। पहले वाले केस में मैच ए जीत गया, जैसे वहां पर हेड आया था। अब अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है कि ए का 6 नहीं आया, अगला क्या हो जाएगा, फिर बी को मिलेगा, बी का भी 6 नहीं आएगा, और फिर सी का 6 आया, अरे सॉरी ए का फिर 6, क्योंकि ए का रिपीट हो गया। फिर अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है 6 का नहीं आएगा, ए का 6 नहीं आएगा, फिर बी का 6 नहीं आएगा, फिर सी का सॉरी ए का फिर 6 नहीं आएगा, और फिर बी का 6 नहीं आएगा, फिर ए का 6 आएगा, और ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। यानी आप देखिए पहले पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, पांचवें पोजीशन पे ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 1/6, यहाँ हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, क्यों भाई सही है, प्लस अगला हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 1/6 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पूरे में 1/6 रहेगा, क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट बचेगा 5/6 का होल क्यूब, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, जीपीसी फिर जनरेट हो गया 5/6 का, 5/4 हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5/6 के पावर 4 इनफाइनाइट। अभी क्या हो जाएगा 1/6 s इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस r, तो क्या हो जाएगा s इनफाइनाइट, इसका मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, सो द 1/6 इनटू दिस विल बी द 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 25/36, सो वी गेट 1/6 इनटू 36 अपॉन 11, so we 6 the 36, यानी 6/11। अब A की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/11, तो भैया B की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/11। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम डिफरेंस है A और B में जीतने की, क्योंकि फेसेस चेंज हो जा रहे हैं, फेसेस 6 हो जा रहे हैं, फेसेस 6 हो जा रहे हैं, इसका मतलब 6 आने की चाल। अगर पहले भी ये चलता है लेकिन उसमें फेस 2 थे, इसलिए उसमें बहुत अधिक था, 2 और 3 का गैप था। इसमें अगर आप देखो 11 का मैच हो रहा है तो 6 बार ये जीत सकता है, और 5 बार जीतेगा तो यही पहले ए, क्योंकि जो चाल पहले चलता है उसके जीतने की संभावना बढ़ती है, चाहे वो डाइस से रिलेटेड हो और चाहे वो, अब डिपेंड करता है फेस कितना है। अब यही फेस कम कर देंगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ये जितना फेस कम हो जाएगा और जो पहले चाल चलेगा उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है, वैसे जो चाल चलेगा उसकी पीछे जीतने की संभावना बढ़ती है। तो ये हो गया 6/11। अब यही दोनों क्वेश्चन होंगे, लेकिन 2 लोग नहीं होंगे, अब 3 लोग होंगे, ये आपको करना होगा, यानी A, B और अगला C हो जाएगा, और कॉइन से रिलेटेड होगा और इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। ये आप लोग अपने से करेंगे इस क्वेश्चन को दोनों। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर A, B and C throws a coin alternately till one of them gets head and wins the game. Find their probability if A starts first. अब यहाँ पर 3 लोग आ गए, पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन 2 लोगों पे किया था, उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक का प्रोबेबिलिटी निकाला, ऑटोमेटिकली हमें दूसरे का प्रोबेबिलिटी मिल गया -30। अब हमें क्या है, हमारे पास 3 लोग हैं, मैच 3 लोगों के बीच में होगा, स्टार्ट ए कर रहा है, तो मुझे पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर बी की निकालनी पड़ेगी, फिर उन दोनों को जोड़कर 1 में से घटाना पड़ेगा, ठीक। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हेड की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन होगा, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। यही क्वेश्चन भी बाद में जाके आपका
डाइस से रिलेटेड हो जाएगा। तो अब हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, ए बी सी तीन लोग स्टार्ट करे हैं और पहले स्टार्ट कौन किया है? ए। मान लेते हैं इस मैच में ए जीता होगा, लेट ए विन्स, लेट ए विन्स। अब ए कैसे जीता होगा? ए बी सी तीन लोग हैं, यानी ए ने चाल चला होगा और ए का हेड आ गया, मैच खत्म, बी सी को चांस ही नहीं मिला होगा, तो इस केस में ए जीतेगा। अब इसका मतलब हेड आ गया होगा पहले। मान लेते उस केस में ए नहीं जीता होता, अगली कब ए जीता है, इसका मतलब ए का टेल आना चाहिए, बी का भी टेल आना चाहिए, फिर सी का टेल आना चाहिए, फिर ए का हेड आना चाहिए, यानी ए को मिलेगा, फिर बी को मिलेगा, फिर सी को, फिर ए को मिलेगा। अगला केस कब हो सकता है? अगला केस हो सकता है ए को टेल मिलना है, फिर बी का टेल आएगा, फिर सी का टेल आएगा, फिर ए का टेल आएगा, फिर बी का टेल आएगा, फिर सी का टेल आएगा, फिर ए का हेड आएगा, और इस सीक्वेंस में ये चल रहा है। यानी अब तीन लोग हो गए। अब ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन इवेंट है। जीपी बन गया इनफाइनाइट सीरीज का। इसका मतलब एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला बनेगा a अपॉन 1 माइनस r। तो क्या हो जाएगा? a क्या? 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/r, यानी 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि a की वैल्यू है 1/2 और r की वैल्यू है 1/2 का होल क्यूब। डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ गया 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/8, सो 1/2 अपॉन 7/8, सो 1/2 इनटू 8/7, सो आंसर आ गया 4/7। तो ये ए की प्रोबेबिलिटी आ गई अगर ए जीतता है तो। ठीक, अब मान लीजिए अब यहां पर हम लोगों ने पहले ए को जिताया मैच, तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मिल गई। ठीक, अब हमारे पास आ गया, अब हमारे पास अगला आ गया बी की प्रोबेबिलिटी। अब हम बी को जिताएंगे, किसको जिताएंगे? बी को। लेट ए विंस हो गया। अब ए विंस हो गया, इसका मतलब लेट, अब हम लोग कहा कि लेट जो है मान लेते हैं कि बी जीता होगा मैच। अगर बी जीता होता मैच तो चाल कौन चला? पहले ए चला है, इसका मतलब पहले ए चाल चलेगा। इसका मतलब कैसे बी जीतेगा? इसका मतलब टेल आ जाएगा और फिर हेड आ जाएगा। पहला केस ये होगा, ए का चाल, ए जीता है तो ए ने कॉइन को टॉस किया, ए का टेल आना चाहिए, फिर बी को मिलेगा, बी का हेड आ जाएगा, मैच खत्म। अगला केस का हो सकता है, यानी ए का टेल, फिर बी का टेल, फिर सी का टेल, फिर ए का टेल और फिर बी का हेड। और अगला क्या हो सकता है? टेल, टेल और टेल, ए बी सी, फिर क्या हो जाएगा? टेल, टेल और टेल, ए बी सी, फिर इसका टेल और फिर हेड, क्योंकि बी के केस में आ जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी 1/2 टू द पावर 5, और 1/2 टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए 1/2 पे स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2 पे क्यूब। सो द आंसर इज, ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/8, सो दिस विल बी 1/4 इनटू, ये हो जाएगा 7/, ये हो जाएगा 8/7, सो आंसर है 2/7। तो B की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7, A की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7, तो इसका मतलब PC की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस PA प्लस PB। A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा 1 माइनस कितना, ये हो जाएगा 4/7 प्लस 2/7, 1 माइनस 6/7, सो C की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। इसका मतलब अगर 3 लोग आ जाएंगे तो भी मैच की प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी, A की 4/7, B की 2/7 और C की 1/7, टोटल जो 7/7 वन आंसर आ गया। तो ये 3 लोगों के बीच में मैच का हुआ। जब अगर 2 लोगों का बताया तभी हम लोगों ने 3 लोगों का बताया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, A एंड B थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, एक पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं alternately. The first throw to 9 is awarded a prize. If A starts the game, find their probability of winning. अब क्वेश्चन बोला गया कि एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया,
एक पेयर ऑफ डाइस का मतलब समझ लीजिए कि हमारे पास दो डाइस कुछ इस तरीके से फ्लिप है, इस तरह के दो डाइस फेंके, तो एक बार ए फेंक रहा है फिर उसके बाद बी फेंक रहा है, जिसका 9 सम का मतलब ये फेस और इस फेस का जो सम होगा वो 9 जिसका पहले आ जाएगा वो मैच जीत जाएगा। इसका मतलब बताइए कि दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ए स्टार्ट पहले करता है। अब इसका मतलब सबसे पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, समझ लीजिए सबसे पहला आ जाएगा 3 और 6, 6 और 3 आ सकता है, 5 और 4 आ सकता है, 4 और 5 आ सकता है, और कुछ आ सकता है और नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल आ जाएंगे 6 और 3, 6, 3, 5, 4, 4, 5, यानी 9 आने के लिए यही नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब P9 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, 2, 3, 4 यानी 4/36, क्योंकि सैंपल स्पेस 36, तो इसका मतलब 1/9 आ जाएगी और P9 नॉट का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 8/9, 9 ना आने का प्रोबेबिलिटी। और सेम वही कहानी है जो पॉइंट वाली टॉस है, पॉइंट वाले में 1/2 दोनों के केस में था। तो इसका मतलब पहले अगर ए स्टार्ट किया होगा और हमने माना कि पहले ए जीता है, तो अगर ए जीता होगा तो ए का 9 पहले आ गया होगा। इसका मतलब लेट ए विंस। अब इसमें क्या है ना कि इसमें दो लोग हैं, तो मुझे एक को निकालना, ऑटोमेटिकली दूसरा निकल जाएगा। लेट ए विंस, अगर ए जीतता है तो क्या हो सकता है, इसका मतलब ए का 9 आ जाएगा। अगला क्या हो सकता है, अगर ए का 9 नहीं आएगा तो ए का 9 नॉट, फिर बी का नॉट, फिर ए का 9, क्योंकि हमें ए को जीतना है। अरे ए का 9 नहीं आएगा, फिर बी का 9 नहीं आएगा, फिर ए का 9 नहीं आएगा। अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है ए का 9 नहीं आएगा, बी का 9 नहीं आएगा, सी का 9 सॉरी ए का 9 नहीं आएगा, बी का 9 नहीं आएगा, फिर ए का 9 आएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता है। तो इसका मतलब 9 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9 और 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 8/9 इंटू 8/9 इंटू 1/9। ये कॉन्सेप्ट वही वाली है जो डाइस वाली थी, जिसमें एक जो डाइस आ रही थी इसका 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 डाइस की बात हो गई। डिपेंडिंग वर्क कैसा हो रहा है वो तो अलग अलग बात है, किस चीज पे फेंका जा रहा है, क्या चीज पूछा गया, वो तो प्रोबेबिलिटी निकाली है इंडिविजुअली। तो जीतने वाली तो इस तरह का हो गया। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9 इंटू 1/9 और ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। सो मेरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या बना इसका लॉजिक ध्यान दो, 1/9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 इंटू 8/9 का होल स्क्वायर। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है 8/9 का होल पे पावर 4 इंटू 1/9 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मुझे लगता है मैं यहां से 1/9 कॉमन ले लूंगा। क्यों कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास यहां बचेगा 1 प्लस 8/9 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 का होल पे पावर 4 और इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम इसे ऐसे इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/9 यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 8/9 का होल स्क्वायर। तो सही है, सॉल्व करते हैं 1/9 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 64 अपॉन 81। सो आई थिंक 81 एल से बचेगा तो 81 माइनस 64, सो 1/9 इंटू आई थिंक 81 अपॉन 70, तो 9 का इसका मतलब 9/17 क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग कितना आ जाएगा 9/70, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज विनिंग कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/17 यानी 8/17। तो ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/17 और बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन रूट से बन सकता है। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पर आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना।
इसका एक लॉजिक भी समझना और इसको सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर का, अब पूछा जाएगा लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होता है जिसे हम लोग डिपेंडेंट इवेंट भी बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ P A अपॉन B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन B। इसका मतलब होता है A की प्रोबेबिलिटी अंडर कंडीशन B। मुझे जो ऊपर वाला उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसके अंडर कंडीशन, B के अंडर कंडीशन। तो फॉर्मूला बनेगा P A इंटरसेक्शन B अपॉन P। मान लीजिए मैंने लिखा P B अपॉन, इसका मतलब क्या होगा, B की प्रोबेबिलिटी अंडर कंडीशन A। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P इंटर, जो नीचे वाला होता है वो P हो जाएगा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने किया कि a die is rolled, a die is rolled if outcome is an odd number, what is the probability that it is a prime। अब सुनो, देखो ध्यान दो, समझो। अब मैं अगर एक डाइस फेंकता हूं, जैसे मैंने डाइस फेंका, एग्जॉस्टिव इवेंट हमें मालूम है। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है क्या क्या इवेंट आने वाला है हमें मालूम है। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है कि हमें मालूम है कि क्या क्या आएगा, पर हमें ये नहीं मालूम है कि क्या आएगा। हमें ये मालूम है, एग्जॉस्टिव इवेंट मालूम है, मैंने फेंका और मुझे मालूम है कि इस एक डाई को मैंने फेंका और 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने एक डाइस को फेंका और मैं आपको बताया कि भाई ऑड नंबर गिरा हुआ है, ऑड नंबर गिरा है, तो तुरंत एग्जॉस्टिव इवेंट तुम्हारे दिमाग से चेंज हो जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट आ जाएगा अब 1 3 5। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि नंबर या तो 1 आया होगा या तो 3 आया होगा या 5। इसका मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उस जो ऑड नंबर आया उसमें प्राइम हो, उसमें प्राइम क्वेश्चन है, उसमें प्राइम हो। इसका मतलब उस 3 में प्राइम कौन है, उस 3 में प्राइम कौन कौन होगा, 1 3 और 5 में प्राइम कौन कौन होगा, 3 और 5। तो मेरी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, 2 और 2/3। तो बेसिकली आंसर 2/3 हो गया, क्योंकि 3 मेरा एग्जॉस्टिव हो गया, क्योंकि मैंने आउटकम बता दिया है। तो मैंने क्या प्रोबेबिलिटी निकाला, किसका प्रोबेबिलिटी निकाला, प्राइम का। किसके अंडर कंडीशन निकाला, उस ऑड नंबर के अंडर कंडीशन निकाला। ऑड नंबर मैंने बता दिया, एग्जॉस्टिव चेंज। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डाई इज रोल्ड if outcome is an odd number, what is the probability that it is a prime। बेसिकली हमने आपको बता दिया, मेरा आंसर 2/3 आएगा, मेंटली सॉल्व हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको इवेंट बनाएंगे। कैसे, सबसे पहली बात तो हमारे पास कितने डाइस फेंके जा रहे हैं, एक डाइस, 1 डाइस 2। इसका मतलब मेरा टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। यानी मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, हमने सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 मान लिया। अब हम मानेंगे एक इवेंट निकालेंगे ए, हम एक ए इवेंट लिखेंगे। ए होगा जिसके अंडर कंडीशन। तो मैंने कहा कि एक डाइस फेंका गया है, मुझे मालूम है कि एक ऑड नंबर है, तो इस पूरे डाइस में कितने ऑड नंबर होंगे वो लिखने पड़ेंगे। कितने ऑड नंबर है हमारे पास है, 1 3 और 5। तो मेरे लिए PA की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, क्योंकि 3 है और टोटल 6 है। मैं डाइस की बात कर रहा हूं, तो मेरा आंसर आया 3/6, क्योंकि 3 ऑड है। अब हमारे पास एक और इवेंट लेंगे हम, बी लेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइम, तो मुझे प्राइम सारा लेना पड़ेगा, पूरे उसमें प्राइम लेना पड़ेगा। तो मेरे प्राइम आ जाएंगे 2 3 5, और आप देखिए PB की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। कोई प्रॉब्लम। अब आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। अब इस दोनों में कॉमन जरूर होगा, याद रखना। A मैंने प्रोबेबिलिटी क्या निकाला, जो मैं बताया हूं, मैंने फेंका और मैंने बताया कि भाई ऑड नंबर है, मैं बता दूंगा कि ऑड नंबर है। तो मेरे पास ऑड नंबर कितना होगा, 1 3 5 पूरे में से। फिर मैं कहता हूं कि भैया वो प्राइम नंबर, तो पूरा प्राइम निकालूंगा। तो ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, एक इसमें से कॉमन अगर आप देखोगे तो 3 5, यानी PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा 2/6। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ आउटकम इज एन ऑड नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम। तो बताइए प्रोबेबिलिटी B की निकालनी है या A
की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, क्योंकि प्राइम का पूछा गया है। तो हम बी को ऊपर रखेंगे, मैंने कहा था ना जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी उसको ऊपर रखेंगे। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, पी बी बाई ए। पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई है, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई है 2/6 और पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 3/6। अब कैंसिल करो तो आंसर कितना आया 2, यानी पी बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। ये क्वेश्चन आपका, हमारे पास क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन ये प्रोसेस है करने का। हम लोगों ने पहले एस की प्रोबेबिलिटी निकाली, आउटकम हमें मालूम है, तो जितने भी आउटकम होंगे वो पूरे में से निकालने पड़ेंगे। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस पूरे में से निकालने पड़ेंगे। उनमें से कॉमन निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब कॉमन निकल के आ जाएगा तो हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो प्राइम के लिए बी की निकालनी है, तो बी अपॉन ए, ठीक है, तो बी अपॉन ए। अब मान लो इस क्वेश्चन में मैं अगर आपसे कहता कि हमने फेंका और मुझे मालूम है कि ये जो नंबर है ये 4 से अधिक आया है, 4 से अधिक आया है, तो 4 से अधिक आया का मतलब तुरंत एग्जॉस्टिव कितने हो जाएंगे, 5 और 6 दो ही आ जाएंगे। उसमें प्राइम का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 1, इसका मतलब आंसर आएगा 1/2। बेसिकली आ गया ऐसा ना। तो ये लॉजिकली इस तरीके से, लेकिन प्रोसेस करने का तरीका ये है, इसे हम लोग कंडीशनल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर अब क्वेश्चन है 12 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 12। 12 कार्ड्स है, उसमें नंबर लिखे हुए 1 से लेके 12 तक इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप, उसको मिक्स कर दिया गया थॉरोली, एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन, और फिर उसके बाद एक कार्ड निकाला गया एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। मैंने कार्ड निकाला और मैं आपको देख के बता रहा हूं कि नंबर जो आया वो 3 से अधिक है, मैं बता दे रहा हूं। इसका मतलब तुरंत आपके दिमाग में एग्जॉस्टिव इवेंट चेंज हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने बीच में नंबर्स हो गए, हमें पता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इट इज एन इवन नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो एक इवन नंबर हो। अब इसका मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस चूंकि 12 कार्ड है और एक एक करके कार्ड निकालना है, तो 12 हो जाएगा। इसका आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12। ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम एक इवेंट बनाएंगे ए, जो मुझे आउटकम मालूम है। आउटकम क्या है, क्या बोला गया कि मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि ये नंबर 3 से अधिक है। तो मेरे पास वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, मेरे पास वो नंबर हो सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसका मतलब मेरे पास पी ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9/12, क्योंकि एक एक कार्ड निकाली जाएगी। अब हम निकालेंगे एक और इवेंट। पूछा किस चीज का है, इवन। तो टोटल इवेंट निकालेंगे पूरे उसमें से। तो इवेंट आ जाएगा 2 4 6 8 10 and 12। तो how many numbers are there, PB, so we have a PB 1 2 3 4 5 6/12, so we have a 6/12। अब हमें जरूर इसमें से एक इंटरसेक्शन मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा। कॉमन क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 6 8 10 12, ठीक है। सो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 5/12। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, इवन की निकालनी थी। तो मैंने इवन किसको माना है, बी को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी बाई ए। सो फॉर्मूला विल बी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। सो मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 5/12 अपॉन पी ए 9/12। आंसर इज 5/9 एंड दिस इज द आंसर। तो मेरा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9। समझ आ गया कंडीशन। कब पहचान लोगे कि हमारे पास आउटकम दिया रहेगा और आउटकम के बाद जिसको प्रोबेबिलिटी पूछनी है, दो अलग अलग इवेंट बनाएंगे और उसमें से कॉमन जरूर निकलेगा और कॉमन निकाल अलग अलग
अब देखो ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है a die is thrown twice, यानी एक डाइस को दो बार फेंका गया या दो डाइस को एक साथ फेंका। बात एक की यहाँ पर, इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया। A die is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 8। मतलब अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो उन दो नंबरों का जो फेसेस में जो नंबर आएंगे उनका सम 8 होना चाहिए। हमें मालूम है कि वो 8 हो रहा है, हमें मालूम है, हमने बता दिया कि मैंने फेंका और मैंने बता दिया कि जो दो नंबर्स के आए हैं उनका सम 8 है, मैं बता दिया आपको, मतलब आउटकम आ गया 8, कंडीशनल मेरे लिए 8 आ रहा है। क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उसमें कम से कम एक में 5 जरूर हो, कम से कम 5 हैज बीन एट लीस्ट 1, यानी कम से कम एक डाइस में 5 जरूर हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 पे स्क्वायर यानी 36। क्यों सैंपल स्पेस तो हमारे पास 36 हो गया, क्योंकि डाइस दो डाइस है, एक एक करके दो डाइस लेके गए हैं और दोनों डाइस का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएंगे 36। ठीक है, अब हमारे पास इवेंट निकालते ए, हम ए इवेंट निकालते हैं कि जिनका सम क्या है 8, ये मेरा कंडीशनल है, तो 8 के कंडीशन कौन कौन से होंगे। अब हमारे पास A1 के साथ कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन 2 के साथ हमारे पास 6 होगा, फिर 3 के साथ हमारे पास 5 होगा, फिर 4 के साथ 4 होगा, फिर 5 के साथ 3 होगा, फिर 6 के साथ 2 होगा। और मुझे लगता है ये हमारे पास जो 8 हमें मालूम है, अगर मैंने फेंका आपसे, मैंने कह दिया कि भाई ये जो है 8 आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि यही नंबर हो सकते हैं। एग्जॉस्टिव मेरे लिए आ जाएगा 2 1 2 3 4, मतलब आप दिमाग में आ जाएगा यही होना है। अब मैं कह रहा हूं दूसरा जो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी 5 कम से कम एक जगह पर, तो 5 कितनी जगह पर आ सकता है, 5 कितनी जगह पर आ सकता है, कितनी जगहों पर 5 आ सकता है, मैं बता रहा हूं कहां से 5 आ सकता है। मैं 1 5 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है और 6 5 हो सकता है। सारे 5 आ गए जितने भी 5 हो सकते हैं, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। अब इंपॉर्टेंट है इतने 5 इसके अंदर हो सकते हैं, तो जरूर इसमें से कॉमन निकलेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, मुझे लगता है 3 5 हो जाएंगे और 5 3 हो जाएंगे। क्यों भाई बोलिए, और मुझे लगता है इनमें से अब मेरे पास what is the probability of PA, so we have 1 2 3 4 5, so we get 5 upon 36, क्योंकि 36 की प्रोबेबिलिटी हो गई, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so PB की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11 by 36। ठीक है, और मुझे बताइए PA इंटरसेक्शन B हमारे पास हो जाएगा 2 by 36। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज बीन अपीयर्ड, यानी बी का निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है। सो फॉर्मूला बनेगा PB by A, so आंसर विल बी PA इंटरसेक्शन B upon PA। क्यों भाई सही है, सो PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा 2 by 36, PA की वैल्यू हो जाएगी 5 by 36, आंसर इज 2 by 5। आप देखिए बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5, उनमें से 2 ऐसे हैं जो 3 by 5 और 5 by 3 8 काम कर रहा है, आ गया ना, इसी में से तो मेरा तरीका भी आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।